पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। वैसे तो हम आपके लिए रमज़ान में वो शेयर्स लेकर आ रहे हैं जो अच्छा डिविडेंड देते हैं और आगे भी अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन आज एक अपॉर्चुनिटी हमें आइडेंटिफाई हुई जो कि पहले भी हुई थी, लेकिन आज हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन ये एक रिस्की प्रोपोजिशन है, हर बंदे के लिए नहीं है। सेफ इन्वेस्टर्स बेहतर है इसको अवॉइड करें, लेकिन हम रिस्क जब लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि रिस्क भी कैलकुलेटेड लिया जाए, और जब हम रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम करते भी बहुत थोड़ी सी हैं, ताकि अगर नुकसान हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा ना हो। और वो है जी पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले अगले 12 महीनों में ये आपको 20% से लेके 40% तक का गारंटीड रिटर्न दे सकता है। और ये उससे पहले भी हो सकता है एग्जीक्यूट, लेकिन एक साल का अरसा आप सोचें, और साल में आपको पता है हमारे मुताबिक तो 20% वाला भी बहुत अच्छा शेयर होता है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए। अब इस शेयर पे बात करने से पहले इसकी 6 महीने की हिस्ट्री थोड़ी देखनी पड़ेगी। अब ये देखें, 6 महीने पहले ये बहुत नीचे था, बल्कि थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, ये 7 महीने पहले 70-80 के आसपास ही ट्रेड किया करता था, और फिर अचानक इसमें रोज अपर कैप लगने शुरू हो गए और किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है इनसाइडर्स के अलावा। अब ये देखें, ये कैप तकरीबन 4-5 सितंबर के बाद से लगने शुरू हुए। फिर एसईसीपी ने इनको लेटर लिखा और इन्होंने 21 सितंबर को जवाब दिया कि हमारे नॉलेज में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। मतलब वो अनजान बन गए। लेकिन ये उस दौरान अपर कैप पे रोजाना चलता रहा, और इसके रिजल्ट्स को इतने अच्छे नहीं थे। 2-3 रुपए का ईपीएस इतना कमाते थे कि बंदे ने कहा कि भाई क्या इसमें करना है, लेकिन वो ऊपर से ऊपर जाता रहा। फिर 25 सितंबर को इन्होंने बताया कि एक है जी ट्रस्ट, SIUT ट्रस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है इनकी होटल की प्रॉपर्टी एक्वायर करने में। देखें, ऐसा हो नहीं सकता कि 21 सितंबर को इनको पता ना हो कि SIUT ट्रस्ट इनको एक्वायर, असल में इनकी बिल्डिंग, कंपनी नहीं, इनकी बिल्डिंग खरीदने में दिलचस्पी रखता है। क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये बेचना ही नहीं चाहते तो कोई खरीदार आके पहुंच गया है। ये जाहिरी बात है, कहीं ना कहीं पे डिस्कशन हो रही होती हैं, लेकिन जब तक कोई चीज फाइनलाइज ना हो जाए या फॉर्मलाइज ना हो जाए, तो ये इनकी कंपनी की या उनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको वो स्टॉक मार्केट में डिस्क्लोज करें। तो इन्होंने झूठ नहीं कहा, लेकिन 21 सितंबर तक कोई चीज फॉर्मलाइज नहीं हुई थी। ये एक अलग बात है कि जो डिस्कशंस हो रही थी, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी शख्स ने जरूर लीक की, या उसने किसी के साथ मिलके किसी दूसरे नाम से इसमें जो है गेम उठाई। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किसी एक खास बंदे ने इसका जो है वो इसमें ये गेम डाली। अब जैसे SIUT ट्रस्ट में जो हमें याद पड़ता है, वहां पे शबर जैदी साहब जो हैं, उन्होंने इनको लेटर भेजा था, वो उनके ट्रस्टी हैं, तो उन्होंने उस लेटर को साइन किया था एज अ ट्रस्टी। लेकिन कुछ लोगों ने ये शबर जैदी पे भी इल्जाम लगा दिया कि भाई ये गेम उन्होंने डाली है। हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन हम नहीं जानते किसने डाली है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये कहीं से भी बात लीक हो सकती है। तो ये गेम इस हिसाब से डली। बहरहाल जब ये नोटिस आया 25 सितंबर को, तो तब भी इसकी प्राइस 220 रुपए थी, और तब ये थोड़ा बहुत वहां पे स्टे भी किया, 260-70 पे जाके थोड़ा सा स्टे हुआ, और फिर ये एकदम इसमें ऊपर जाना शुरू हुआ, और वो लॉको लॉक फिर जो है 500 तक पहुंच गया। और तब से अब तक ये 450 से 500, 525 तक की रेंज में ही घूम फिर रहा है, और आज इसको लोड लॉक लगा। ये इस किस्म की इसमें गेम है, कभी अपर लॉक लगता है, कभी लोड लॉक, वो चलती जा रही हैं। लोग यहाँ से क्योंकि पैसे थोड़े बहुत बटोर लेते हैं इस तरीके से, जो गेमर्स होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये 470 पे, 480 पे, 490 पे क्या ये लेना बनता है या नहीं। क्योंकि देखें, वो जो गेम डली उसका तो किसी को पता नहीं था, ना वहां पे हमारे जैसे लोग ले सकते थे,
और ना हम उस पर अफसोस कर सकते हैं कि काश हमने ले लिया होता तो हमारी वेल्थ में 5 गुना इजाफा हो जाता। भाई हमें पता ही नहीं था तो हम कैसे लेते। हमने तो ये असेसमेंट करनी होती है कि आज जिस रेट पे कोई शेयर है तो क्या वहां पे वो खरीदना बनता है या नहीं। अब हम इस पे कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि देखें हमने इसके बारे में बात की थी कि क्यों इसमें केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि देखें अगर इंटेंट तो कोई भी शो कर सकता है, लेकिन वो सेल एक्चुअल में होती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और क्योंकि ये 80 से 500 पे गया और अगर ये सेल कैंसिल हो जाती तो ये 500 से 80 पे भी आ जाता। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जिसकी वजह से इसको अवॉइड करना चाहिए था, ये खबर पता लग जाने के बाद भी। उसके बाद क्या हुआ जी, ये हम देख लेते हैं। फिर जी 9 अक्टूबर को ये खबर पता चली कि एसआईयूटी ट्रस्ट ने ऑफर भी कर दी है कि वो 14.5 बिलियन में ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो बातें तो ये बड़े अरसे से चल रही होती हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मल इन दिनों में आके हुआ, और वो जब फॉर्मल होगा कंपनी ने तभी बताना होता है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वन फाइन डे एसआईयूटी ट्रस्ट उठा, उसने कहा आज मैंने ये होटल खरीदना है। तो कई बार ये बातें हफ्तों या महीनों से चल रही होती हैं, तो कहीं से भी खबर लीक हो सकती है। बहरहाल आगे चलते हैं कि ये जब उन्होंने कहा 9 अक्टूबर तक ही ये 400 पे आ चुका था। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जी क्या हुआ। फिर ये इन्होंने 13 नवंबर को अप्रूवल दे दी कि भाई हाँ, हमारा जो शेयर होल्डर्स हैं वो तैयार हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए। और यहीं पे फिर इन्होंने इनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन भी हुआ, तो वो हमने अटेंड किया था। वहां पे भी उन्होंने यही कहा था कि अगर होटल सेल हो जाता है, ये सब कुछ फाइनल हो जाता है, क्योंकि देखें डील्स आखिरी टाइम पे भी किसी वजह से कैंसिल हो सकती हैं, जब तक वो सब कुछ फाइनली साइन ऑफ ना हो जाए। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई जब ये हो जाएगा तो फिर कंपनी वाइंड अप कर देगी। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि इस पैसे से वो कहीं और प्रॉपर्टी लें, कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, वो कंपनी बंद कर देंगे और जो पैसे होंगे वो शेयर होल्डर्स में बांट दिए जाएंगे। लेकिन वहां पे उन्होंने एक छोटी सी बात को आइडेंटिफाई की थी कि वहां पे जो बिल्डिंग कॉर्पोरेशंस कोई होती हैं, अनलेस उन्होंने कोई एतराज लगा दिया तो ये सेल हो जाएगी। तो वो भी एक रिस्क था कि दो पार्टीज, एक खरीदने को तैयार है, एक बेचने को तैयार है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का इदारा है जो बीच में पंगा डाल सकता है कि भाई नहीं, ये इलाके में नहीं ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती। फॉर एग्जांपल कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। तो वो एक रिस्क वहां पे था जिसके बारे में हमें आज भी अपडेट नहीं है कि ऐसा कोई चीज हुई है कि नहीं। वो रिस्क तो आज भी मौजूद है, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या बहुत कम रह गई है कि ऐसा कोई इतराज आएगा। उसके बाद ये 12 फरवरी को इनका लेटर आया है कि ऑफर ऑफ सेल होती है वो आमतौर पे 3 महीने के लिए होती है। तो वो उसको अभी तक वो क्योंकि एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हुई तो 3 महीने के लिए उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया है। 11 मई तक अब ये ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, एप्लीकेबल होगा, और बाकी एग्रीमेंट उसी तरह रहेगा, सिर्फ डेट एक्सटेंड कर दी है। और इसमें डिफरेंट लीगैलिटीज होती हैं, उसकी वजह से कई मर्तबा ये एक्सटेंड करनी पड़ जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं इनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अभी कुछ दिनों पहले आई। उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर्स क्या कहते हैं। As earlier reported in the annual report and Q1 report, that since Institute of Urology and Transplantation Trust has shown their interest to purchase the property Regent Plaza Hotel along with all its furniture and fixtures, the interest was placed before the board of directors, and on their recommendation same was placed in EOGM of members, which was approved, and consequent to approval the company has entered into sale agreement with SIUT Trust for sale of hotel property. Further, for execution of sale deed, 90 days time was given in the sale agreement, which was expired on February 11, and on expiration a further 90-day extension was agreed with mutual consent फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। यानी कि दोनों पार्टीज ने एग्री किया कि इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। मतलब खरीदने और बेचने में इंटेंशन वहीं पे मौजूद है। फर्दर इट वाज आल्सो रिजॉल्व्ड इन ईओजीएम दैट अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सेल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द कंपनी विल इनिशिएट वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग अंडर कंपनीज एक्ट। वही बात कि जब ये सेल हो जाएगी तो कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन करने से बात यही है कि मतलब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीजें तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी हुई हैं, सिर्फ अब उनकी जो लीगैलिटीज हैं उनको डील करना है।
फिर आगे नोट्स में उन्होंने लिखा है कि ये सारा प्रोसेस मई में कंप्लीट हो जाएगा। जो ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग है, जो भी कंडीशन सेल एग्रीमेंट में मेंशन्ड हैं, वो पूरी हो जाएंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें लीगल हिंड्रेंसेस अब नहीं हैं और किसी की इंटेंशन ऐसी नहीं है कि यहाँ से बैकआउट कर लिया जाए। देखिए 1% चांस हमेशा रहेगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। वैसे आप सब जानते हैं कि बहुत अरसे से लकी जो है वो एक्वायर करना चाहता था लॉटे केमिकल को, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन उस केस में तो कोई प्राइस भी तय नहीं हुई थी। इस केस में प्राइस तय हो चुकी है। उसका जो 10% वो मनी होता है, उसको जो भी कहते हैं, वो पैसा भी दे दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि 14 बिलियन के अगेंस्ट 1.4 बिलियन उन्होंने दे दिया हुआ एडवांस पेमेंट। आर्ट पेमेंट उसको लिखा हुआ है, उसका कोई और नाम भी होता है, तो वो भी हो गया हुआ है। तो बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि अब कोई मसला होगा। यानी कि रिस्क है तो सही, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि यहां से ये चीज बैकआउट हो जाए। अब हम असली बात की तरफ आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये देख लें, यहाँ पे ये थे Q1 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, Q1 फाइनेंशियल ईयर 23-24 और Q3 कैलेंडर ईयर 23। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो वहां पे प्राइमरीली जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वो 10 बिलियन का था, और इक्विटी आप देखें तो वो थी 9.78 बिलियन। अब यहाँ पे ना इसकी शेयर्स की क्वांटिटी देखते हैं 18 मिलियन, यानी कि इसकी बुक वैल्यू पिछले क्वार्टर के हिसाब से निकालते हैं। वो 9782 डिवाइडेड बाय 18 कर दें तो 543 बनती है बुक वैल्यू। देखिए इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये नोटिस आया था 25 सितंबर को कि ये खरीदना चाहता है ट्रस्ट, तो वहां पे 25 सितंबर को जो इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या थी। 25 को थी 220 और वहां पे थोड़ा बहुत रुका भी था, ऊपर नीचे होके एक दो कैप लगे थे, लेकिन फिर रुका भी था। और इसकी बुक वैल्यू थी 540, और ये थी भी प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसकी वैल्यू 540 से कम होती, या 10 बिलियन जो आ रहा है उससे कम होती, उससे ज्यादा ही होनी थी। तो वहां पे एक चीज आगे के लिए, आइंदा के लिए आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहे और उसका नोटिस दे, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि वो किस रेट पे है और उसकी बुक वैल्यू क्या है। क्योंकि शायद ही कभी ऐसा हो कि कोई कंपनी इस तरह अपने कोई एसेट्स बेचे या पूरी कंपनी बेचे तो वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे बेचे। तो वहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये ऑफर थी उस टाइम पे। सिर्फ उस टाइम पे तो नहीं पता था कि वाकई में एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस टाइम पे रिस्क लिया जा सकता था, सिर्फ रिस्क टेकर्स के लिए। लेकिन उस टाइम पे हमने कोई खास इसको नोटिस देखे ही नहीं थे इसके, ना इसकी कोई असेसमेंट की हुई थी। बट इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब देखना है कि अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो फिर तो इसकी 540 बनेगी। लेकिन इस 10 बिलियन की प्रॉपर्टी को एसआईयूटी ट्रस्ट 14.5 बिलियन में खरीदेगा। और इनकी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें इन्होंने इसको अब अपनी फेयर वैल्यू पे, ये अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आपने कोई अपने एसेट्स बेचने का इरादा कर लिया है तो फिर आपको उसको फिक्स्ड एसेट्स में से निकाल के, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से निकाल के एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के हिसाब से रिकॉर्ड करना होता है। और ये देखें, इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जीरो कर दिए हैं, और यही 10 बिलियन यहाँ पे 14.5 बिलियन का इन्होंने लिख दिया है। और अब इसकी इक्विटी हो गई है 14.5 से थोड़ी सी कम, क्योंकि कुछ इसमें जाहिर बातें इन्होंने खर्चे शर्चे भी तो करने होंगे ना। तो अगर वो निकाल के देखें, इसको अभी हम 14 बिलियन समझ लेते हैं। तो अगर 14 बिलियन को डिवाइड करें हम इसके शेयर से जो कि 18 मिलियन थे, तो ये बनती है 777 रुपए। यानी कि इस कंपनी की बुक वैल्यू है 777 रुपए। अब इसमें हमें एक चीज के बारे में सही नहीं पता। अब ये जो डिफरेंस है ना 14.5 बिलियन का और 10 बिलियन का, ये डिफरेंस है तकरीबन 4.5 बिलियन। तो इनका जो टैक्स है, वो मतलब बेनिफिट तो हुआ ना, तो वो टैक्स इस अमाउंट के ऊपर होगा, वो पूरे 14.5 बिलियन पे नहीं होगा। और इनका टैक्स रेट भी तकरीबन 30% है। तो ये 4.5 बिलियन के ऊपर टैक्स जो लगेगा वो बनेगा 1.35 बिलियन
और उसको अगर हम शेयर से डिवाइड करें तो उसकी पर शेयर वैल्यू बनेगी 75, और वो 777 में से 75 रुपए निकाल दें तो आफ्टर टैक्स बुक वैल्यू इस कंपनी की बनेगी 700 रुपए। अब इसमें कुछ और हो सकता है, ये सेल डीड एग्जीक्यूट करने के पीछे उनकी कोई और कॉस्ट भी हो, कुछ उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को हो सकता है रिडंडेंसी पेमेंट्स देनी हो, वो जैसे गोल्डन हैंडशेक होता है, तो वो कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा होनी नहीं चाहिए। फिर भी हम अंदाजा करते हैं इस 700 को हम 660 कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं टू बी ऑन अ सेफ साइड, तो वो सारे खर्चे निकाल भी दें तो वाइंडिंग अप जब कंपनी हो जाएगी उसके बाद इस कंपनी की वैल्यू बनेगी 660 रुपए, यानी कि 660 रुपए पर शेयर ये वाइंडिंग अप के बाद तमाम शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। कंपनी की आज की वैल्यू है 477 रुपए। अगर वाकई में 660 रुपए मिले तो प्रॉफिट बना 183 रुपए, जो कि तकरीबन 38% प्रॉफिट होगा। तो 3 महीने में अगर सेल कंप्लीट हो जाती है तो आमतौर पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने सुना है कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो है वो तकरीबन 6 महीने तक चला जाता है, और इस कंपनी का इतना लंबा हमें लगता है नहीं जाएगा। वो आमतौर पे तब जाता है जब कंपनी ने अपने बिल्कुल बिजनेस खत्म करना हो, अपने एसेट्स बेचने हो, क्रेडिटर्स को अदायगियां करनी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इस केस में तो पूरी बिल्डिंग एक दूसरी कंपनी खरीद रही है, तो इन्होंने तो कोई चीज खरीदनी बेचनी नहीं होगी। तो हमें लगता है इस कंपनी का अगर सेल मई तक हो जाती है तो वाइंडिंग अप 3 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन हम टू बी ऑन अ सेफ साइड हम इसको साल ले जाते हैं कि आज से लेके 1 साल के बाद जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और ये पैसे शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। तो रिस्क को मद्देनजर रखें और उस रिस्क के एग्जीक्यूट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस रेट पे 1 साल में गारंटीड रिटर्न 38% का होगा, और ये 1 साल से कम में भी हो सकता है। और अगर मान लें, जिसके बारे में हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मान लें कि अगर इन्हें टैक्स पूरे 14.5 बिलियन पे अदा करना है, तो फिर भी ये शेयर होल्डर्स को वाइंडिंग अप के बाद 570 रुपए तो जरूर देंगे, और वो भी 20% गारंटीड रिटर्न बन जाएगा 1 साल के अंदर। अब असली बात, आपने इसके बारे में सिर्फ तब सोचना है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो अवॉइड करें। हमारी असेसमेंट अगर आपको समझ आई और आपका ख्याल है असेसमेंट सही है, सिर्फ तब इसके बारे में सोचें। अगर हमारी असेसमेंट समझ नहीं आई तो बिल्कुल ना सोचें, और रिस्क लेने का इरादा किया तो उतना ही लें कि अगर कोई मसला हो जाए तो बर्दाश्त कर सकें। और अगर वो वाला रिस्क जिसके चांसेस सिर्फ 1% के हैं कि सेल कैंसिल हो जाए, अगर वो मटेरियलाइज हो गया तो फिर इसमें उसी तरह लोड लॉक्स लगेंगे, आप निकल नहीं सकेंगे। तो सोच समझ के रिस्क लें और अपनी मर्जी से फैसला करें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर वो रिस्क मटेरियलाइज हो गया तो। और वजह आप जानते हैं कि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। बाकी आप चाहें तो अपने ब्रोकर से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादातर ब्रोकर्स या जो यूट्यूब के एनालिस्ट हैं, फंडामेंटल्स तो उनके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ टेक्निकल्स ही देखते रहते हैं। फिर भी अगर आपका ब्रोकर अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करता है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी तो हसरत ही रही कि काश हमारे ब्रोकर्स फंडामेंटल्स को सही तरीके से समझते और लोगों तक पहुंचाते, तो हमें अपना चैनल खोलना ही ना पड़ता। एक मर्तबा फिर कहेंगे, एनालिसिस हमने कर दिया, सोच समझ के, अपनी अकल का इस्तेमाल करके, अपनी मर्जी से अपनी इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।